Hello students, in this video we will solve rigid body dynamics part 1 from Cengage book, starting question number 31 here. देखिए ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल्स में होगा, आपके रिस्पेक्टिव कोचिंग्स के मॉड्यूल्स में। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है सुनने में एटलीस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस शिफ्ट्स बाय 1/4 ऑफ द डिस्टेंस व्हेन द टू फोर्सेस आर इंटरचेंज। पहले तो आपको एक डायग्राम सोचना होगा जहाँ पे दोनों फोर्सेस क्लियर हों। तो मान लो ये फोर्स है F1 और इधर लग रहा है फोर्स F2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L मान लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ है रिजल्टेंट, तो इसको यहाँ से x मान लो, तो यहाँ बचा हुआ कितना हो गया L माइनस एक्स। तो आपको उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी मिल जाएगा। अब दोनों फोर्सेस को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो F1 की जगह पे F2 आ गया और F1 की जगह पे F2 और F2 की जगह पे F1, और जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो अब जो यहाँ से दूरी थी पहले क्या थी, F2 से x थी, और अब x से थोड़ा बढ़ा दो, शिफ्ट्स बाय L/4 होगा, x प्लस L/4 कर दो। रिजल्टेंट की दूरी F2 से अब पहले कितनी थी, x थी, देख रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट्स बाय 1/4 यहाँ लिखा है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, तो L/4। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे L/4 कम हो जाएगा, पहले कितना था L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स माइनस L/4 करोगे तो कितना आएगा, आपको आएगा 3L/4 माइनस एक्स। दोनों इक्वेशंस आ गए, बस हो गया। तो पहले यहाँ पे इस केस को लेते हैं, यहाँ पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए था, यानी कि F1 इंटू L माइनस एक्स वॉज इक्वल टू F2 इंटू एक्स। और इस केस को देखें तो इस केस में F2 इंटू एक्स प्लस L/4 इज़ F1 इंटू 3L/4 माइनस एक्स। दो इक्वेशंस बन गई। अब दोनों को डिवाइड कर दें क्या, तो F2 कट जाएगा, F1 कट जाएगा। आपके पास एक रिलेशन आ गया जिसको आप इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे और इसको इससे करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x ही अननोन है, L तो नोन है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3L/4 इज इक्वल टू x प्लस 3x/4 प्लस x/4, यानी कि 2x। इससे आपको आ गया 3L इज़ 8x, यानी कि x की वैल्यू आ गई है ना, एक इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू विल बी 3L/8। अब जब आपने ये सॉल्व कर लिया तो इक्वेशन 1 में डाल दीजिए इसको, x की वैल्यू की, यहाँ पे x जो है ना, x को डालिए 3L/8, और आपको इक्वेशन 1 ऐसे मिलेगी कि F1 इंटू, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि F1 इंटू 5L/8 हो जाएगा, वो इज़ F2 इंटू 3L/8। और आपको रेशियो ही चाहिए F1 F2 का। सो इन दोनों का जब रेशियो, अब तो LL कट गया और 8 कट गया, so F1 is to F2 will come out to be how much, 3:5. That is your answer, which is option number 4. तो ये जो ट्रिक है ये याद रखना है कि डायग्राम्स बनाना कैसे है। ऊपर और नीचे वाले डायग्राम्स को देखिए। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 32, अ टी शेप्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो, इसमें बोला क्या है कि ये टी शेप, दो बार्स मान लो ना, दो बार्स हैं, इसका मास m है और इसका मास 2m है। A force is applied at point P parallel to AB, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं आप, है ना, parallel to AB। और क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली दी ट्रांसलेशनल मोशन। मैं कह सकता हूँ कि ये कहना चाहते हैं नो रोटेशन, यानी कि टॉर्क 0 होना चाहिए। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास। तो ये बेसिकली COM का क्वेश्चन है। इस सिस्टम का इस सिस्टम का आप COM बताओ। तो एक काम करो, इस पॉइंट पे एक्सिस ले लो ऐसा, x और y नीचे, और सिस्टम का y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो। m इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन मैं यही रख रहा हूँ, और नीचे नेगेटिव y एक्सिस मान लेता हूँ, इसको x, इसको नीचे की तरफ नेगेटिव y एक्सिस। तो 2m इंटू, और वो जो लेंथ थी रॉड की वो क्या गिवन है, 2L, तो L हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में आएगा ना L पे,
और नीचे m प्लस 2m कर दो, आ गया -2ml/3m। तो ये जो सेंटर ऑफ मास आपको आएगा m इंटू कितना था, इसकी लेंथ क्या थी ऊपर वाले की, हाँ तो m इंटू वो तो ज़ीरो हो गया, 2m का अगर मैं नीचे आऊँगा सेंटर ऑफ मास l पे मिलेगा और m प्लस, हाँ सही तो है, तो -2 तो -2l/3 पे आएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस यही है। तो -2l/3 अगर आ गया मुझे, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, देखने दीजिए, m और 2m सही है, हाँ सही है। तो इसका सेंटर ऑफ मास वहाँ से कितना नीचे आ रहा है, -2l/3 के नीचे आ रहा है, उस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो बोला है यहीं तो यहीं पे लगाओ ना, फिर यहीं पे लगाओ फोर्स, ताकि बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट हो और रोटेट ना हो। तो उन्होंने क्या पूछा है, विदाउट फाइंड द लोकेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C। ओह, इस पॉइंट C के हिसाब से मांगा है इसकी दूरी, ये डिस्टेंस मांगा है। तो वो डिस्टेंस, अगर मुझे ये डिस्टेंस मांगा उन्होंने, तो टोटल लेंथ क्या थी, टोटल लेंथ 2l थी, तो 2l में से 2l/3 माइनस कर देता हूँ, 4l/3 आ जाएगा। ये आंसर होगा C से, C पॉइंट यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 33 पे आते हैं। यहाँ पे देखो दो पुलीस हैं, एक अंदर है एक बाहर है। एक का रेडियस 1 मीटर गिवन है, दूसरे का रेडियस 2 मीटर गिवन है, बड़े वाले का। इस पॉइंट पे ध्यान दो, और ये भी बता दिया है कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन, मतलब ये जो ब्लॉक है अगर ये नीचे जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। अब अगर इस पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, नो स्लिपिंग मान लूँ मैं उस पॉइंट पे, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी रेडियस ऑफ दैट पॉइंट इनटू अल्फा। रेडियस ऑफ दैट 5 है ये, और रेडियस ऑफ दैट पॉइंट क्या है, 2 है गिवन, और अल्फा तो आ गया ना मुझे 5/2। अल्फा ऑफ पॉइंट ऑफ, बेसिकली अल्फा आ गया तो ये पूरी पुली का अल्फा हो गया। तो अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ, इसका आर कम है और अल्फ़ा सेम है। याद रखना इस पॉइंट का भी अल्फ़ा सेम है, बदलेगा नहीं। तो उस पॉइंट का अल्फ़ा पता है, तो क्या मांग चाहिए, क्या इनको एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट, इसका एक्सेलरेशन चाहिए। तो याद रखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी आर, छोटा वाला आर, ये वाला आर, क्योंकि उसका रेडियस 1 है, इंटू अल्फ़ा। आर तो पता है कि 1 है, और अल्फ़ा कितना है, 5/2 है, मतलब आंसर हुआ 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि अल्फ़ा ऑफ द होल पुली इज सेम, जो ये अल्फ़ा है वही ये अल्फ़ा है, अलग कुछ नहीं है। एक बार अल्फ़ा आपने किसी तरीके से निकाल लिया नो स्लिपिंग मान के, तो फिर तो आंसर आ गया ना, फ़र्क डिफरेंट। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। एक एरर है इस क्वेश्चन में, ये जो लेंथ है ये बताई नहीं इन्होंने इस रॉड की, मैं बता देता हूँ आपको। इस रॉड की लेंथ है 5 मीटर और ये 3 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल लॉ से ये 4 मीटर होगा। अब इन्होंने बोला है कि टेंशन बताइए इन द स्ट्रिंग, यहाँ पे जो टेंशन है ये बताइए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें लेंथ पता हो। अब तो लेंथ पता चल गई ना आपको। अब इस रॉड को थोड़ा अलग से बनाते हैं और सोचते हैं। इस रॉड पे नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा है। mg मतलब क्या, 15 टाइम्स g। और इस रॉड पे इधर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है टॉप पे। यहाँ तो हिंज है ना, यहाँ तो हिंज है, यहाँ तो हिंज है। तो दोनों का टॉर्क इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहाँ से कितनी दूर है, तो दिस विल बी 2.5 cos थीटा। अगर ये थीटा बन रहा है ना एंगल यहाँ पे, cos थीटा यानी कि 2.5 cos थीटा यानी 4/5 यानी कि 2 आएगा आपको। तो मतलब 15 टाइम्स g मतलब 10 इंटू 2, ये टॉर्क इधर हो गया। और जो ऑपोजिट टॉर्क है वो टेंशन का है, वो हाइट आपको गिवन है, ये हाइट आपको गिवन है 3 मीटर, और लाइन ऑफ एक्शन इधर है। तो दिस विल बी 3 इंटू टी। बस इसी को इक्वेट कर दीजिए, दैट इज़ 300 ऑन दी अदर साइड बाय 3 कर दीजिए, तो आ गया आंसर। टेंशन की वैल्यू 100 होगी न्यूटन। दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, 100 न्यूटन इज़ द आंसर। कुछ नहीं किया हमने, रोटेशनल इक्विलिब्रियम किया
कि रॉड पे जो नेट टॉर्क है वो ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज द रॉड इज़ नॉट रोटेटिंग, इट इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. वी नो टॉर्क ड्यू टू एम जी, दिस वन is clockwise and torque due to tension is anti-clockwise and both should be equal. तो ये जो मैंने लिखा है ये जो है क्लॉकवाइज टॉर्क है, और ये जो मैंने लिखा है ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को इक्वल कर दिया, टी की वैल्यू आ गई. दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है. 4 फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर रोटेटिंग अ स्क्वायर बेसिकली. पॉइंट ओ के अबाउट, देखिए यहाँ ओ लिखा हुआ है, द स्क्वायर कैन रोटेट अबाउट पॉइंट ओ. इस पॉइंट के अबाउट स्क्वायर घूम सकता है ना. तो मिड पॉइंट ऑफ द एज इज द फोर्स विच कैन प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट टॉर्क. अच्छा, क्या मतलब है? जब ग्रेटेस्ट कह रहे हो आप टॉर्क, तो ग्रेटेस्ट टॉर्क कैसे होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? या तो फोर्स ग्रेटेस्ट हो या आर ग्रेटेस्ट हो, है ना. अब फोर्स तो सब सेम है, इन्होंने बोला हुआ है F3, F2, F1 ऑल आर इक्वल, है ना. तो मतलब किस पे डिपेंड करेगा? आर पे, डिस्टेंस पे. जिस फोर्स का डिस्टेंस ओ से सबसे ज़्यादा होगा वो फोर्स का टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा. एंड ओ से इफ़ यू सी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F4, इट इज़, मान लो ये L है लेंथ, मान लेते हैं, तो ये L/2 होगा ना. दूसरा F3 का तो नहीं, इनफैक्ट हाँ F3 का तो लाइन ऑफ एक्शन ज़ीरो होगा, क्योंकि F1 का F1 इज़ पासिंग थ्रू, हो तो ज़ीरो. F2 का लाइन ऑफ एक्शन विल बी दिस मच, विच इज अगेन L/2. बट F3 का अगर लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से देखें तो वो L दूरी पे है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस. सो टॉर्क जो ग्रेटेस्ट आएगा दैट विल बी ड्यू टू F, क्या है वो फोर्स? F3, क्योंकि F3 इंटू L आएगा, L इज़ ग्रेटेस्ट. सो द आंसर हियर इज सिंपली F3. उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हाइस्ट, as it is at the highest distance from point O, so the torque also becomes highest. As simple as that. That's it for this video. Rest will continue in the next one. Thank you so much.